आप सबको नमस्कार। आप सबका वाई एस गुरु NCERT संस्कृत सॉल्यूशन इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम NCERT के द्वारा सिक्स्थ क्लास के लिए निर्धारित संस्कृत के पाठ्य पुस्तक रुचिरा प्रथमो भाग है। इस पाठ्य पुस्तक के 8वें पाठ सूक्ति स्तंभ का है। इस पाठ का सरलीकरण कर रहे हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह हमारा सिक्स्थ क्लास का संस्कृत की जो पाठ्य पुस्तक है रुचिरा प्रथमो भाग है, उसका 8वां पाठ है। सूक्ति स्तंभ का है। सबसे पहले तो आपको इसका पता होना चाहिए सूक्ति स्तंभ का अर्थ क्या है। इसका जो अर्थ है वो होता है सूक्तियों का गुलदस्ता। सूक्तियों का गुलदस्ता। अब सूक्ति किसको कहते हैं? अच्छी बातों को। सूक्ति किसको कहते हैं? अच्छी बातों को। सूक्तियों का गुलदस्ता। ठीक है, हिंदी में इसका यह अर्थ हो गया सूक्तियों का गुलदस्ता। ठीक है, गुलदस्ता क्या होता है? जिसमें फूल होते हैं। तो यहाँ पर सूक्ति रूपी फूल हैं, 5 श्लोक हैं, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, हम हर एक लेसन को एक एक वर्ड मीनिंग के साथ पढ़ते हैं, जिससे कि बच्चों को पूरा लेसन अच्छी तरह से समझ में आ सके। तो यहाँ पर हमने देखा आपकी पुस्तक में यह लेसन इस तरह से आपको मिलेगा। अब इनके जो भी इस पाठ के एक एक श्लोक हैं, सभी श्लोकों का हम एक एक वर्ड मीनिंग अब हम करेंगे। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं, आपके लिए हम इस तरह से मटेरियल तैयार करते हैं। तो सभी छात्रों से आशा करता हूँ छात्र भी इसी तरह से एक एक वर्ड मीनिंग के साथ पूरे लेसन को समझें, ताकि आगे आपको परीक्षा के समय किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। तो आइए, यहाँ पर ऊपर हमने इस पाठ का टाइटल लिखा है, सुभाषित भी कहते हैं सूक्तियों को। तो यह सूक्तियों का गुलदस्ता है। अब इसका तो यहाँ हमारा सबसे पहला श्लोक शुरू होता है यहाँ से। उद्यमेन, उद्यमेन का मतलब होता है परिश्रम से। ही मतलब निश्चय ही। सिद्ध्यंति, सिद्ध्यंति मतलब पूरे होते हैं। यहाँ थोड़ा सा ये है, गलत हो गया था, इसको आप काट लीजिए। सिद्ध्यंति पूरे होते हैं, कार्याणि कार्य, न नहीं। मनोरथ ही, मनोरथ ही होता है मन की इच्छाओं से। न मीन्स नहीं, ही मतलब क्योंकि। अब देखो, ही यहाँ पर भी आया है और यहाँ पर भी आया है। तो अब आप सोचेंगे यहाँ पर ही का अलग अर्थ लगा लिया और ही का यहाँ अलग अर्थ लगा लिया। नहीं, ऐसा नहीं है। जबकि ही के अर्थ ही 2 होते हैं। एक ही को हम क्योंकि भी कह सकते हैं और ही को हम निश्चय भी कह सकते हैं। ठीक है, तो यह एक निपात है। निपात संस्कृत का एक भाग होता है व्याकरण का, अव्यय अविकारी शब्द कहते हैं। तो सुप्तस्य, सुप्तस्य मतलब सोए हुए। सिंहस्य शेर के, प्रविशन्ति प्रवेश करते हैं, मुखे मुंह में। और मृगः मतलब हिरण या पशु कह सकते हैं। तो अब इसकी हिंदी क्या बनेगी, इसका भाव क्या बनेगा वो देखिए। यहाँ पर कहा है कि निश्चय ही परिश्रम से कार्य पूरे होते हैं। क्या? निश्चय ही परिश्रम से कार्य पूरे होते हैं, मन की इच्छाओं से नहीं। अर्थात केवल सोचने से कोई काम नहीं बनता कि हम ये सोच लेंगे कि बिना पढ़े पास हो जाएंगे। ऐसा नहीं होगा, आपको पढ़ना ही पड़ेगा, तब जाके आप पास होंगे। यानी कि परिश्रम आपको करनी पड़ेगी। यहाँ तो पास होने का मैंने उदाहरण दिया है, लेकिन हर एक कार्य के लिए यह श्लोक हमारा एक दृष्टांत है, उदाहरण है कि भाई कोई भी कार्य हो केवल सोचने से नहीं होता, वो परिश्रम करनी पड़ती है, तभी जाकर कोई कार्य होता है। इसके बाद पहला तो था कि निश्चय ही परिश्रम से
निश्चय ही कार्य या परिश्रम से पूरे होते हैं, मन की इच्छाओं से नहीं। क्योंकि क्योंकि सोए हुए शेर के मुंह में हिरण या पशु प्रवेश नहीं करते हैं। इसका कहने का मतलब क्या है भाई, शेर को भी अपना शिकार खुद उठकर करना पड़ता है। अगर सोया हुआ शेर ये सोचेगा कि पड़े पड़े मेरे मुंह में सारे जानवर आ जाए, मेरे को उठने की जरूरत ना पड़े, तो वो संभव नहीं है। अर्थात सोए हुए शेर के मुंह में हिरण पशु अपने आप प्रवेश नहीं करते, उसको भी अपना शिकार करना पड़ता है। तो इसके बाद दूसरा श्लोक, यहाँ पर हमारा दूसरा श्लोक है, पुस्तके पुस्तक में, पठित पढ़ा हुआ, पाठ है पाठ, जीवने जीवन में, नैव नहीं साधित साधा गया या अपनाया गया। अर्थात हमने पाठ पढ़ लिया और उससे कुछ सीखकर हमने जीवन में उसको यूज़ नहीं किया, तो फिर उस पाठ का क्या फ़ायदा। किम क्या लाभ, भवेत हो तेन उस पाठ से, तेन उस पाठिन पाठ से, जीवने जीवन में, यो जो न नहीं सार्थक है सार्थक है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है पुस्तक में पढ़ा हुआ पाठ जीवन में यदि अपनाया नहीं गया तो उस पाठ से क्या लाभ जो जीवन में सार्थक न हो। ठीक है, पुस्तक में पढ़ा हुआ पाठ यदि जीवन में अपनाया नहीं गया तो उस पाठ से क्या लाभ जो जीवन में सार्थक ना हो। अर्थात जिस पाठ ने हमारे जीवन को ही नहीं बदला तो उस पाठ से क्या लाभ। अब पाठ तो सारे जितनी भी शिक्षा है वो जीवन को बदलने के लिए होती है, लेकिन इसने एक बात लिख दी यहाँ पर, जो जीवन में अपनाया नहीं गया। अर्थात यदि आपने पढ़ लिया और उसको पढ़कर यूज़ नहीं किया, अच्छी अच्छी बातों को आप पढ़ तो लेते हैं मान लो, और यदि आप उस पर अमल नहीं करते तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। तो यह थी श्लोक की हिंदी, इसका भाव हमने बताया। इसके बाद तीसरा श्लोक, यहाँ पर तीसरा श्लोक आ गया, प्रिय वाक्य। प्रिय वाक्य होता है मधुर वचन, मीठे वचन, या प्रिय वाक्य को प्रिय वाक्य भी आप कह सकते हैं। अब आ गया प्रदानेन। प्रदानेन के दो अर्थ होते हैं, प्रदान करने से। अब वाक्य जो है कोई देने वाली चीज़ तो है नहीं, तो इसलिए हमने यहाँ पर लिखा बोलने से। भाई वचन तो बोले ही जाएंगे, वचन दिए थोड़े जाएंगे, यानी कि वाक्य हम किसी को दे नहीं सकते। तो प्रिय वाक्य बोलने से। सर्वे सभी, तुष्यंती प्रसन्न होते हैं, जंतवः या मानवः। आपकी पुस्तक में मानवः लिखा है, आपकी पुस्तक में क्या लिखा है, मानवः। लेकिन कुछ पुस्तकें दूसरी कक्षाओं की, बड़ी कक्षाओं की ऐसी भी है जहाँ पर मानवः की जगह है इस श्लोक में जंतवः लिखा गया है। ठीक है, तो इसलिए छात्रों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं कि जंतवः कहाँ से लिख दिया। कुछ पुस्तकों में मानवः की जगह पर क्या लिखा है, जंतवः है। तो जहाँ जंतवः लिखा है, जंतवः का मतलब होता है प्राणी और मानवः का मतलब होता है मनुष्य। तस्मात् इसलिए, प्रियम प्रिय, या मधुर या अच्छा, तीन अर्थ हैं इसके। ही मतलब निश्चय ही, वक्तव्यम बोलना चाहिए, वचने बोलने में, का कैसी, दरिद्रता गरीबी। तो अब एक एक वर्ड मीनिंग हमने समझा। अब ये देखिए इसका भाव क्या है। इसने कहा है कि मधुर वचन बोलने से सभी प्राणी या सभी मनुष्य प्रसन्न होते हैं, इसलिए निश्चय ही मधुर या अच्छा बोलना चाहिए, क्योंकि बोलने में कैसी गरीबी। अर्थात हमारी ज़ुबान का कोई मोल थोड़े है कि भाई हमको कोई, हम बोलेंगे तो कुछ हमारा खर्चा हो जाएगा, नहीं, कि हमको मधुर वचन बोलने चाहिए क्योंकि सारे प्राणी प्रसन्न होते हैं और बोलने में कोई गरीबी हमारे को नहीं आती। इसके बाद अगला श्लोक, यहाँ पर आ गया चौथा श्लोक, 4 नंबर। इसने लिखा गच्छन। गच्छन मतलब चलता हुआ। पीपी लको का मतलब होता है चींटा, चींटी, चींटी हम इसको कह सकते हैं, लेकिन जो पिपीलिको शब्द है ये पुल्लिंग का है, और स्त्रीलिंग में क्या होती है, पिपीलिका होती है, उसको चींटी कहते हैं। यानी कि
अब बेशक हम हिंदी बनाते हुए बेशक चींटी कह दें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो इसका एक्यूरेट जो मीनिंग है, जो सही अर्थ है, वो है चींटा, यानी कि नर। चींटी मादा होती है और चींटा नर होता है। ठीक है, बोलते हुए हिंदी में बेशक आप चींटी पढ़ लेना। ठीक है, चींटी कहोगे तो फिर चलती हुई लिखना पड़ेगा, लेकिन गच्छन जो है, गच्छन भी पुल्लिंग है। स्त्रीलिंग में क्या होती है, गच्छन्ति होती है सत्री प्रत्यय में। तो यहाँ 6th क्लास के बच्चे अभी इतना ज़्यादा नहीं जान पाएंगे, तो आप लोग सिर्फ केवल शब्दार्थ को ही पढ़िए, और ज़्यादा व्याकरण में अभी आपको जाने की ज़रूरत नहीं। बड़ी कक्षाओं में आप व्याकरण अच्छे से पढ़ा फिर। हाँ, याति, याति मतलब जाता है। योजना नाम योजन, योजन कितने होते हैं, ये पहले का जो लंबाई को, मार्ग की, रास्तों की लंबाई मापने का जो पैमाना था वो योजन में था, अब किलोमीटर में है। पहले क्या था, योजन में, एक ही चीज़ थी वो। ठीक है, शतानी सैकड़ों, अपि भी, ऐगच्छन, ऐगच्छन का मतलब न चलता हुआ, वैनतय, वैनतय होता है गरुड़, अपि, अपि मीन्स भी, पदम कदम, पदम का कहते हैं कदम, एकम एक, न नहीं गच्छति जाता है। अब यहाँ पर क्या देखा है, यहाँ पर एक तो उदाहरण दिया है काम करने वाले जंतु का, प्राणी का, और एक दूसरी बात दी है बिना काम करने वाले की, यानी कि काम करना बताया है। भाई कुछ ना कुछ करना वो अच्छा है, न करने से, आलस्य में पड़े रहना अच्छा नहीं। अब देखो इसने बताया है चलता हुआ चींटी या चलती हुई चींटी सैकड़ों योजन जाती है या जाता है। चलता हुआ चींटी सैकड़ों योजन चला जाता है, अर्थात जो चींटी होती है वो निरंतर चलती रहती है, तो वो कितनी दूरी तय कर लेती है इसका कोई अंदाज़ा नहीं होता। अर्थात निरंतर चलती हुई चींटी या चींटा सैकड़ों योजन चला जाता है, लेकिन न चलता हुआ गरुड़ भी, न चलता हुआ गरुड़। अब गरुड़ जो है उड़ने की शक्ति है, उसके पास उड़ने की पावर है, अच्छा उड़ता है, लेकिन अगर वो ना उड़े, एक जगह पर पड़ा रहे, ठीक है, आलस्य में, तो वो न चलता हुआ गरुड़ भी एक कदम भी नहीं जाता है। यानी कि बेशक वो उड़ना जानता है, लेकिन अगर वो आलस्य में पड़ा रहेगा तो वो फिर एक कदम पे नहीं चल पाएगा। जबकि चींटी निरंतर चलती रहती है, वो देखती नहीं, अपने कर्म में लगी रहती है, तो वो भी सैकड़ों योजन भी चली जाती है। ठीक है, चलती हुई चींटी सैकड़ों योजन भी चली जाती है, जबकि न चलता हुआ गरुड़ एक कदम भी नहीं जाता है। 4 श्लोक हो गए। इसके बाद हमारा अंतिम श्लोक, यहाँ हमारा अंतिम श्लोक है, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। अंतिम श्लोक है, 5 श्लोक हैं इस पाठ में, यह 5वां श्लोक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट श्लोक है, काफ़ी बार पेपर में आता है। काका है, काका कृष्ण है, पिका कृष्ण है। अब काका है मीन्स होता है कौवा, कृष्ण है मतलब काला। ये होता है जो, ये हमने अपने आप लिखा है, इसका मीनिंग नहीं है, ये मीनिंग सिर्फ कृष्णा का काला है, लेकिन सेंटेंस को पूरा करने के लिए हमने लिखा है होता है। भाई कौवा काला होता है, इसके बाद पिक है, पिक है मतलब कोयल, कृष्ण है काली, इसके बाद होती है, कोयल भी काली होती है। को क्या भेद है, अंतर है पिक का के ओ, कोयल और कौवे में। पिक का मतलब कोयल और काक का मतलब कौवा, तो दोनों इकट्ठे कर दिए, षष्ठी का द्विवचन आ गया, षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति का द्विवचन, सॉरी। तो जैसे बालकयो होता है ना, बालके, बालकयो, बालकेशु, तो इसी तरह से द्वितीय द्विवचन है, सप्तमी विभक्ति है इसमें, कोयल और कौवे में। अब देखो पहले तो आपको यह समझ में आ गया कि कौवा काला होता है, कोयल भी काली होती है, लेकिन कोयल और कौवे में क्या अंतर है, इतना था। इसके बाद यहाँ पर है इसका अगला भाग इस श्लोक का, इन्होंने बताया अंतर। अब अंतर कहाँ पता लगता है, वसंत समय, वसंत ऋतु का समय प्राप्त आने पर का कह कौवा, का कह कौवा हो जाता है, कौवा कौवा हो जाता है, पिक है कोयल, पिक है कोयल हो जाती है। अब देखो वसंत ऋतु का समय आने पर कौवा कौवा हो जाता है और कोयल कोयल हो जाती है। क्यों भाई, पहले क्या दिक्कत थी, वसंत ऋतु से पहले क्या वो कुछ और थे? तो
यहाँ पर थोड़ा सा समझने की बात है। अब ये नहीं कि भाई वो वसंत ऋतु में ही अपने असली रूप में आएंगे, कि वो कोई भेष बदले हुए थे, नहीं, ऐसा नहीं, उन्होंने कोई भेष थोड़े बदल रखा था। लेकिन यहाँ पर समझने की बात यह है, जो वसंत ऋतु होती है, जो बारिश का समय होता है, अगस्त सितंबर के आसपास का जो समय होता है, वसंत ऋतु जो होती है, सॉरी वो तो बारिश की होती है, वसंत ऋतु यहाँ पर आती है इसमें फरवरी, मार्च और अप्रैल। तो वसंत ऋतु कौन से महीने में होती है? फरवरी, मार्च और अप्रैल का जो समय होता है उसमें वसंत ऋतु मानी गई है। और उस समय क्या होता है, कोयल जो होती है वो सबसे ज़्यादा चहचहाती है, अपनी आवाज़ को सबसे ज़्यादा, जो सुरीली आवाज़ कोयल की लगती है वो फरवरी, मार्च और अप्रैल में लगती है, जो वसंत ऋतु का समय होता है। तो उस समय क्या होता है, उस आवाज़ से ही हम पहचान लेते हैं। मान लो अगर हमको किसी पेड़ पर कोयल की आवाज़ सुनाई देगी और कोयल मान लो दिखाई ना दे उस पेड़ पर, तो हम उसकी आवाज़ से ही ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ इस पेड़ पर कोयल है। क्योंकि कोयल की आवाज़ में और कौवे की आवाज़ में बिल्कुल ही फ़र्क होता है, बहुत ज़्यादा। अब कौवे की आवाज़ एकदम कर्कश आवाज़ होती है, लेकिन कोयल की आवाज़ बिल्कुल मीठी और सुरीली होती है। तो यहाँ पर ये बताया भाई, वसंत ऋतु का जो समय होता है उस समय आकर कौवा कौवा हो जाता है, अर्थात हम कौवे की अलग से पहचान कर सकते हैं उस समय। ठीक है, वो किसके कारण? आवाज़ के कारण। ठीक है, क्योंकि देखने में दोनों काले हैं, लेकिन कोयल अपनी आवाज़ से अपनी पहचान बना लेती है। तो यह श्लोक आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आया है। देखो दोबारा रिपीट कर देते हैं। कौवा 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 काला होता है, कौवा काला होता है, कोयल भी काली होती है। कोयल और कौवे में क्या अंतर है? वसंत ऋतु का समय आने पर कौवा कौवा हो जाता है और कोयल कोयल बन जाती है। तो यहाँ पर जो हमारा यह सुक्ति स्तंभ का है, यह जो लेसन है हमारा, यह पूरा होता है। और आपसे दोबारा हम आपको बता देते हैं, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए आए हैं, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और संस्कृत के अध्ययन के लिए निरंतर हमारे साथ जुड़े रहें। और हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।